आज हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम की जो बुक कंप्लीट कर रहे हैं। और हमने कुछ सिविल अपराइजिंग कर ली थी और 1857 से पहले जो सिविल अपराइजिंग हुई थी वो हम कर रहे हैं। और जो रिमेनिंग अपराइजिंग है वो आज कवर करेंगे। कच्छ रिबेलियन 1816 से 1832 तक। इसमें क्या होता है कि कैसे ये रिबेलियन शुरू होती है। एक ट्रीटी साइन होती है ब्रिटिश और महाराजा भारमल सेकंड ऑफ कच्छ के बीच में 1816 में। इस ट्रीटी में ये तय होता है कि जो पावर है वो राजा के पास ही रहेगी। जब पावर राजा को दे दी जाती है तो यहाँ पे महाराजा और चीफटेन के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। तो अब ब्रिटिश को मौका मिलता है यहाँ पे इंटरफेयर करने का 1819 में। तो राजा भारमल सेकंड अरब और अफ्रीकन ट्रूप्स की हेल्प लेते हैं, जो ब्रिटिश होते हैं इनको बाहर निकालने के लिए। बट क्या होता है, ब्रिटिश इनको हरा देते हैं, राजा को डिस्पोज कर देते हैं। राजा भारमल सेकंड और उनके बेटा जो छोटा इन्फेंट सन उनको उनको बैठा देते हैं। और एक डी फैक्टो रूलर आता है ब्रिटिश रेजिडेंट जो गवर्न करना शुरू कर देते हैं। वो रियल पावर इनके पास ही होती है। अब जब ब्रिटिश आ जाते हैं, ब्रिटिश ने राजा को निकाल दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो अब इनके जो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज होती है, जैसे ज़्यादा टैक्स लगाना, कुछ लैंड की पॉलिसीज ऐसी होती है जो लोगों को अच्छी नहीं लगती, तो लोग इनके खिलाफ हो जाते हैं। लोग एलियन रूल के खिलाफ हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे जो लोकल चीफ्स होते हैं ना, जो पहले जिनकी पहले लड़ाई राजा भारमल सेकंड से होती है, तो अब उनको लगता है कि राजा भारमल सेकंड ही ठीक है, उनको उनको ही पावर में आना चाहिए। तो लोकल चीफ और भारमल सेकंड की पोजीशन को फिर से इनको राजा बनाया जाए। तो इसीलिए वो रिवोल्ट शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब राजा भारमल को निकाला जाता है तो उनकी पॉलिसी से इतनी खराब होती है, ज़्यादा टैक्स लेना। तो इसीलिए ये रिवोल्ट होता है। तो कंपनी ये रिवोल्ट इतना बिगड़ जाता है तो कंपनी जो अथॉरिटी होती है उनको कंसाइलेटरी पॉलिसी साइन करनी पड़ती है। ठीक है। राइजिंग इन बरेली। अब क्या होता है, पुलिस पे टैक्स लगा दिया जाता है। ठीक है। जिससे क्या होता है, लोगों में बहुत गुस्सा आता है। जो मुफ्ती मोहम्मद इवाज होते हैं वो एक पिटिशन लेके जाते हैं मैजिस्ट्रेट के पास भी, पुलिस पे टैक्स लगा दिया। ठीक है। लेकिन उस सिचुएशन को सॉल्व होने की बजाय वो सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। पुलिस के बीच में, विमेंस के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, कुछ विमेंस जख्मी हो जाती है। तो अब उनको लगता है ये तो सिचुएशन और भी खराब होगी। तो बेसिकली विद इन द 2 days ऑफ इवेंट, ये 2 दिन चलता है। इसमें क्या होता है, जो मुस्लिम होते हैं ना, पीलीभित, शहांदरपुर और रामपुर में, ये सारे के सारे रिबेलियन में उतर आते हैं कि हम अपने जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करेंगे। तो अब इस लड़ाई में 1816 में जो क्या होता है, जो मुस्लिम होते हैं ना मोहम्मद मुफ्ती के, वो क्या करते हैं, लेचेस्टर जो जज होते हैं बरेली के, उनको मार देते हैं। तो अपराइजिंग कुड ओनली बी सप्रेस्ड। अब जो अपराइजिंग कुड ओनली बी सप्रेस्ड विद हैवी डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री फोर्सेस इन विच मोर देन 300 रेबेलियन वर किल्ड। ठीक है। अब इस रिवोल्ट को सप्रेस इंग्लिश कैसे करते हैं, बहुत बुरी तरह से, जिसमें 300 जो रिबेल मारे जाते हैं, काफी जख्मी हो जाते हैं, किसी को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। तो इस तरह से इस रिवोल्ट को दबाया जाता है। इसके बाद जो रिवोल्ट आती है, हथरस की रिवोल्ट। बेसिकली एक दयाराम होता है, दयाराम एक तालुकदार होता है डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में। ये एक हथरस। अब हथरस क्या है, हथरस एक फोर्ट था। अब जो ये फोर्ट था ये स्ट्रॉन्ग बेस था इन तालुकदार दयाराम का। ठीक है। जिसको सेकंड भरतपुर बोलते थे। ये सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्ट था इंडिया का। इसकी हाइट अच्छी थी, बड़ी बड़ी वॉल्स थी, थिकनेस थी, इस पे आर्टिलरी थी बिल्कुल टॉप पे। तो इंग्लिश क्या करते हैं, दयाराम को बोलते हैं कि अब हथरस पे हमारी सेटलमेंट होगी। ठीक है। दयाराम को बाहर निकाल देते हैं और इस पे काफी हैवी टैक्स लगा देते हैं। जब दयाराम ये टैक्स नहीं पे कर पाते, इनमें बहुत गुस्सा आ जाता है कि गवर्नमेंट इतनी बुरी बुरी पॉलिसीज लेके आ रही है। तो 1817 में क्या करते हैं, पहले हथरस अटैक करते हैं, बाद में कंपनी इन पे अटैक कर देती है। दयाराम बहुत ब्रेवरी से लड़ते हैं, लेकिन बाद में इनको सरेंडर करना पड़ता है। बट अल्टीमेटली ही वॉज obliged टू कम बैक ऑन कंडीशन ऑफ सबमिशन एंड सेटल्ड डाउन विद द पेंशन। बाद में इनको रिवोल्ट वो दबा दिया जाता है और बाद में इनको पेंशन पे रखा
कहा जाता है। एंड अदर नोटेड रिबेलियन जो अदर बाद में जो दयाराम के बाद आते हैं, भगवंत सिंह राजा मुर्शन फ्राइटन टू डिसमेंटल हिज फोर्ट एंड सबमिटेड टू द गवर्नमेंट। बाद में ये रिबेलियन करते हैं, लेकिन बाद में इनको भी सबमिट करना पड़ता है। पाइका रिबेलियन, दिस रिबेलियन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1817 में होती है। ये सोल्जर होते हैं। जब पाइका बेसिकली उड़ीसा में है, ठीक है। जब ये इन पे कोई राजा रूल कर रहा होता, तब इनको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिले होते हैं, जैसे फ्री लैंड मिला होता है, अच्छी तरह से ये राज कर रहे होते हैं, बेटर बेटर पॉलिसीज ले रहे होते हैं, तो ऑन अ हेरिडिटरी बेसिस। लेकिन जब कंपनी उड़ीसा को जीत लेती है 1803 में, राजा खुदरा को बाहर निकाल देती है, अब राजा ही नहीं रहा तो कैसी इनकी पावर, कैसी प्रेस्टीज, तो पाइका भी खत्म। और अब इंग्लिश की पॉलिसीज ही इतनी खराब थी कि इन लोगों में बहुत गुस्सा है, इनको लगा जमींदार पीजेंट को कि अभी हमें हमें एलियन रूल को ख़त्म करना है। अब अंग्रेजों ने सॉल्ट पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया, तो अब इन लोगों में गुस्सा आया और ये लोग खड़े हुए कि हमें इंग्लिश रूल को ख़त्म करना है। इसमें जो नाम है बख्शी जगबंधु विद्याधर, ये मिलिट्री चीफ होते हैं राजा खुदरा के, ठीक है। 1814 में जब जब जगबंधु का किला रोरांग इंग्लिश ले जाते हैं, तो इनको बहुत गुस्सा आता है। और ये लड़ाई पीक पे कब जाती है बुरी तरह से, ये लड़ाई कब होती है, जब कौंड गुमसूर से वापस आते हैं खुदरा टेरिटरी में और इनका साथ देती है 1817 में। तो अब जो ये राजा बख्शी जगबंधु होते हैं, इनको किन किन का साथ मिलता है, मुकंदा देवा का, जो पिछले खुदरा रूलर होते हैं, जमींदार बख्शी जगबंधु विद्याधर बाद में सरेंडर कर देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी इनको हरा देती है, इस रिबेलियन को पूरी तरह से सप्रेस कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये रिवोल्ट जो होती है, इसको सप्रेस, इस रिवोल्ट को नाम दिया जाता है पाइका रिबेलियन, ठीक है। दिस रिबेलियन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वगैरह राइजिंग, ठीक है, 1818 से 1820 तक होती है। ये क्यों होती है, जो गायकवाद होते हैं ना, गायकवाद ऑफ बड़ौदा, उनको ब्रिटिश की सपोर्ट होती है, इनकी पॉलिसीज बिल्कुल अच्छी नहीं होती, टैक्स लगाना, हैवी टैक्स लगाना, जिसके कारण क्या होता है, जो वगैरह चीफ होते हैं ऑफ ओका मंडल, वो इनके खिलाफ हो जाते हैं, और बाद में इस रिवोल्ट को दबा दिया जाता है इंग्लिश के द्वारा। अब इहोम रिवोल्ट 1828 में होता है। ब्रिटिश जब असम छोड़ने के लिए मान जाते हैं, असम छोड़ने के लिए मान जाते हैं आफ्टर द फर्स्ट बर्मा वॉर, लेकिन वो ऐसा कुछ करते नहीं है। वो असम छोड़ने की बजाय उनको लगता है कि जो जो होम टेरिटरी हम इसको जीतेंगे, ठीक है, कंपनी के डोमिनियन में इसको मिला लेंगे। बट इसके कारण जो क्या था, होम टेरिटरी में बहुत गुस्सा आ जाता है। 1828 में रिबेलियन शुरू हो जाती है, और जो इनके लीडर होते हैं वो गोमदर कॉन्वर होते हैं, जो होम प्रिंस होते हैं। इनके साथ धनंजय भगोन एंड जयराम खरगरिया पुखन, ये इनका साथ देते हैं, लेकिन बाद में इस रिवोल्ट को दबा दिया जाता है। तो इस तरह से इंग्लिश जो होते नहीं, ये रिवोल्ट सॉरी, ये असेंबलिंग नियर जोरहट, लोग इकट्ठा होते हैं, गोमदर कॉन्वर किंग होते हैं, इस पूरे की पूरी होम रिवोल्ट के लीडर होते हैं। फाइनली कंपनी डिसाइडेड, अब जब ये बहुत अच्छी तरह से लड़ते हैं, तो कंपनी डिसाइड करती है कि हमें इनके साथ कंसाइलेटरी पॉलिसी ही साइन करेंगे। जो अपर असम होता है वो महाराजा पुरंदर को दे दिया जाता है, और जो कुछ पार्ट होता है उस किंगडम का, पार्ट ऑफ किंगडम, वो असामीज किंग को दे दिया जाता है। इसके बाद आएगी ये थी हमारी होम रिवोल्ट। सूरत सॉल्ट एजिटेशन। अब ये लड़ाई क्यों होती है, सॉल्ट पे काफी ड्यूटी लगा देती है, 50 पैसे तो पहले ही होती है, 1 रुपया कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, रिवोल्ट शुरू हो जाती है, और बाद में इस रिवोल्ट को दबा भी दिया जाता है। और ये देखिए ये क्यों हो रही है सिविल अपराइजिंग, होम वहाबी पाइका, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है। बेसिकली ये सारी की सारी रिवोल्ट अंग्रेजों के खिलाफ ही थी, क्योंकि इंग्लिश की पॉलिसीज ही कुछ ऐसी थी जिन्होंने लोकल को खड़ा किया कि हमें इंग्लिश को बाहर निकालना है, क्योंकि उनकी पॉलिसी जो थी, रिवेन्यू पॉलिसी, कुछ उनकी इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी पॉलिसीज थी, कोई सोशल पॉलिसीज लेके आते थे, वो सारी उन लोगों को सेट नहीं आ रही थी, क्योंकि वो काफ़ी हार्श कंडीशन दे रही थी उनको। इसीलिए जो 1857 का रिवोल्ट तो था ही, लेकिन उससे पहले जो छोटी छोटी लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश की थी, हम उन रिबेलियन के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद की जो रिवोल्ट है, कोल्हापुर और स्वंतवादी रिवोल्ट। गडकरी जो होते हैं, मिलिट्री क्लास होती है जो मराठा फोर्ट की देख रेख कर रही होती है।
लेकिन इंग्लिश क्या करते हैं, अब उनको डिसबैंड कर देते हैं कोल्हापुर से। अब उनको अनएम्प्लॉयमेंट फेस करनी पड़ती है, उनके पास रेवेन्यू का कोई जरिया रह नहीं जाता, तो वो रिवोल्ट शुरू कर देते हैं। सामनगढ़ और बुदरगढ़ फोर्ट को वो ऑक्युपाई कर लेते हैं, और जिसके कारण ये रिवोल्ट शुरू हो गई। सामंतवादी एरिया को कैप्चर कर लिया, और पीपल जो सामंतवादी एरिया के भी होते हैं वो भी ब्रिटिश के अगेंस्ट आ जाते हैं 1830 में, 36 में, 38 में। और ब्रिटिश हैड डिपोज्ड देयर रूलर, उनके रूलर को बाहर निकाल देती है, और ब्रिटिश के अंडर ये एरिया भी ब्रिटिश के अंडर आ जाता है। इसके बाद वहाबी मूवमेंट, ये भी इम्पोर्टेंट रिबेलियन है। अब इस मोमेंट में क्या होता है, ये इस्लामिक रिवाइवलिस्ट, बेसिकली रिफॉर्म करना होता है, आप किसी चीज़ को पूरी तरह से चेंज करें, रिवाइव करना होता है कि हम रिवाइव का मतलब जो चीज़ पहले थी ना, एशियन टाइम में चल रही थी या फिर मेडिवल में, हम उसको मॉडर्न में वैसे के वैसे ही चाहते हैं, हम उसमें कुछ चेंज नहीं चाहते। तो जो सैयद अहमद थे राय बरेली के, वो अब्दुल्ला वहाब ऑफ सऊदी अरबिया और शाह वहीउल्लाह ऑफ दिल्ली की टीचिंग को फॉलो करते थे। सैयद अहमद को ऐसे लगता था कि भाई जो हमारा इस्लामिक उसमें वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ चुका है, पहली तरह का धर्म नहीं रहा हमारा इस्लाम, हमें इस्लाम धर्म में वही धर्म लेके आना जो हमारा एशियन टाइम में था, ठीक है। तो सैयद अहमद अपने आप को, जो लोग होते हैं उनको लीडर मान लेते हैं, और कुछ सीक्रेट कोड रखते हैं अपने आप को, जो सिथाना नदन वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट को, उसको अपना जो एक एरिया जैसे हम बोलते हैं ना हेड, उनका सेंटर बना लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर पटना में, हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, यूपी, बॉम्बे में, यहाँ पे भी इनके होते हैं। दार उल हर्ब जो लैंड ऑफ काफिर, उनको किस में कन्वर्ट कर देते, दारुल उल इस्लाम, लैंड ऑफ इस्लाम में। जिहाद को डिक्लेयर कर देते हैं अगेंस्ट सिख किंगडम ऑफ पंजाब। क्यों, देखिए आफ्टर द डिफीट ऑफ, जब सिख रूलर हार जाते हैं, पंजाब को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया जाता है 1849 में, तो अब इंग्लिश ही सोल टारगेट ऑफ वहाबीज के अटैक का क्या होता है, इंग्लिश ही होती है, ठीक है। इंग्लिश डोमिनियन इन इंडिया बिकम द सोल टारगेट ऑफ द वहाबीज अटैक। वहाबी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्प्रेडिंग द एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट, ठीक है। मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट होता है 1860 में। वहाबीज जो अपना बेस सिथाना में और काफ़ी और जगह में अपना बेस बना लेते हैं। लेकिन जब इन पे अटैक होता है, धीरे धीरे वहाबीज को जो कंडीशंस होती हैं, सेडिशन के केस डाले जाते हैं इनमें कि देशद्रोही हो आप, तो धीरे धीरे इनकी पोजीशन होती है वो वीक होनी शुरू हो जाती है, और बाद में इनको दबा दिया जाता है। इसके बाद कुका मूवमेंट, इस कुका मूवमेंट के 1840 में 40 में फाउंड कौन करते हैं, भगत जवाहर मल, जिसे शियान साहिब भी बोलते हैं, वेस्टर्न पंजाब में, ठीक है। आज का जो एक ईस्टर्न पंजाब बांग्लादेश वाला, और वेस्टर्न पंजाब जो आज का पंजाब है। अब इसके बाद इनके लीडर आते हैं बाबा राम सिंह, ठीक है, जो नामधारी सेक्ट के फाउंडर होते हैं। ब्रिटिश जब पंजाब को ले जाते हैं, पहले तो इनका एक रिलीजियस प्योरिफिकेशन उनको होता है, हमें अपने धर्म को प्योर करना है। लेकिन बाद में जब पंजाब ब्रिटिश के अंडर चला जाता है, तो जो उनकी रिलीजियस एक ट्यून होती है ना, वो अब पॉलिटिकल कंपेन बन जाती है कि हमें ब्रिटिश को बाहर निकालना है। तो ये कास्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होता है सिखों के बीच में उसको ख़त्म करना चाहते हैं। अब बोलते हैं कि भाई आपको मीट का, अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं करना है। इंटर मैरिज को प्रमोट करते हैं, विडो री मैरिज को प्रमोट करते हैं, वीमेंस को बोलते हैं कि आप अपने राइट्स के लिए आगे आइए। और कुका ब्रिटिश को रिमूव करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इंग्लिश यहाँ से चले जाए और सिख का फिर से रूल आए, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, हैंड वोवन क्लॉथ, मतलब अपनी इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रमोट करते हैं। देखिए यहाँ पे लोकलाइजेशन का एक कंसेप्ट है कि ब्रिटिश को बाहर निकालना चाहते हैं। को तो एक क्या सोल्यूशन था कि अपनी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करो, ठीक है, इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रमोट करो, वो तभी होगी ना जब हम अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। इंग्लिश लॉ का बायकॉट कर दिया। तो ये देखिए, ऐसा नहीं था कि स्वदेशी मूवमेंट इंडियन फ्रीडम के टाइम पे चली थी, यहाँ से स्टार्ट हुई थी कुका मूवमेंट में के टाइम में, कि हमें इंग्लिश लॉ को बायकॉट करना है, नॉन कोऑपरेशन हमें प्रोपागेट करनी है। तो काफ़ी स्टेप लिए ब्रिटिश ने इनको क्रश करने के लिए। जब इनकी जब 1863 70 72 तक ब्रिटिश काफ़ी स्टेप लेते इस रिवोल्ट को दबाने के लिए। 1872 में
जो राम सिंह होते हैं ना, बाबा राम सिंह, उनको रंगून के लिए भेज दिया जाता है। तो आज हमने सिविल अपराइजिंग खत्म कर लिया है, और इसके बाद हम पीजेंट और जो ट्राइबल रिवोल्ट है, हमारे दो ही रह चुके हैं, हम वो कवर करेंगे। इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।